Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका टारगेट बैच। और बात करें अगर इस बैच की, तो ये बैच आपका है दिसंबर 2022 एग्ज़ाम साइकिल जो है आपकी, इसके लिए हम यहाँ पर आपको टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये टोटली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपके पेपर 1 की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाएगी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पेपर का सिलेबस क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इट मीन्स सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको परीक्षा पैटर्न का पता होना चाहिए, आपको परीक्षा के सिलेबस का पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो ये आपकी क्लास 1 है, आप इसको मान सकते हैं कि आपका जो टारगेट बैच है उसकी ये क्लास 1 रहेगी। और आज से फिर हमारी क्लासेस आगे कंटिन्यू रहेंगी, जहाँ पर कि आपकी जो सिलेबस है इसकी सारी यूनिट्स को कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, PYQ कवर होंगे, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, डाउट क्लियर किए जाएंगे। दूसरा, आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो सब आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बैच प्रिपरेशन के लिए। और यस, बेल आइकन साथ में ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत पता चल सके, क्योंकि यू हैव नो टाइम फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, फेब्स और मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ठंड तो वैसे ही इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सिलेबस जानिए, पैटर्न जानिए, और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दीजिए। यहाँ पर हम आपको गाइड करते रहेंगे और आप अपने डाउट्स को हमसे, जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पहली बार नेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फैमिलियर होंगे सिलेबस से भी, पैटर्न से भी, ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके होंगे। ठीक है, बट हमें जो है माइंड में रखना है उन कैंडिडेट का जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं कि आपका जो नेट का पेपर होता है, यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं आपके। ठीक है, पेपर 1 जो होता है यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स 100 रहते हैं। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है, यहाँ पर आपने अपना पीजी जिस भी सब्जेक्ट में किया है वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली तो यहाँ पर जो बात करें हम, आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि आपका जो नेट का पेपर होता है ये कंप्लीट आपका 300 मार्क्स का होता है। और अब आपको नेट कितने पे मिलता है ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, मैं एनवायरमेंटल साइंस की अगर बात करूं तो आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो कट ऑफ जाती है। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो मर्ज साइकिल रही थी, वहाँ पर जो कट ऑफ गई थी एनवायरमेंट साइंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए 108 मार्क्स गई थी। यानी कि 300 में से अगर 108 मार्क्स हैं तो यहाँ पर JRF क्लियर हो रहा था। 108, सॉरी, नॉट 108, इट इज़ 208 कि वही मैं सोचूं। अभी जो गई यहाँ पर कट ऑफ गई थी उसमें से 300 में से 208 मार्क्स अगर आपके हैं तो नेट यहाँ पर मिला था कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कट ऑफ रहती है, एग्जैक्ट नहीं है। कट ऑफ की वीडियोस भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पेपर पैटर्न रहता है। 300 क्वेश्चंस होते हैं आपका, मतलब 300 मार्क्स होते हैं आपके। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। कोई भी यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है अभी तक तो। ठीक है, दूसरा पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में ही होता है। ठीक है, ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है, ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है,
तो अब हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर एक बारी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जनरल पेपर का सिलेबस जानेंगे। अब देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे सभी के कि मैम हिंदी में भी पढ़ाइए प्लीज़। तो उनके कमेंट्स को पढ़ के हम ये डिसीज़न पे पहुँचे हैं कि अब हम जो अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं टारगेट बैच 2022 दिसंबर, उसमें हम बाइलिंगुअल यूज़ करेंगे, मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ होगा। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को भी मिलेंगे और हिंदी में देखने को भी मिलेंगे, और एक्सप्लेनेशन तो होपफुली आपका हिंदी में ही रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल पेपर की, तो यहाँ आपकी यूनिट 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगी और इनमें आपकी सब यूनिट्स होती हैं जहाँ से कि आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जनरल पेपर में। अब आप सभी के माइंड में क्वेश्चन होगा जनरल पेपर का। तो जनरल पेपर जो है, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप साइंस आर्ट बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स से हो, आप सभी को जनरल पेपर देना कंपलसरी होता है। उसमें जो है वो आपके जनरल क्वेश्चंस ही पुटअप किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होना चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड के लिए आपका सेकेंड पेपर है जिसमें आपके ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो यूनिट रहती है जनरल पेपर में, वो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की रहती है, जिसकी अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षण अभिवृत्ति। ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो हिंदी में चाहते हैं। तो जो ये पहली यूनिट है इसको कहा जाता है शिक्षण अभिवृत्ति। यहाँ पर आपकी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या होता है, उसकी क्या अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट क्या है टीचिंग का। ठीक है, टीचिंग के उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल यूज़ कर रही हूँ इसलिए आप समझ जाइएगा। ठीक है, शिक्षण के लेवल स्तर, ठीक है, यानी कि टीचिंग के लेवल्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका मेमोरी लेवल है, कॉग्निटिव इनकी संज्ञानात्मक हो गया, स्मरण हो गया, विचारात्मक हो गया, समझ हो गई। तो ये सब आपके शिक्षण के लेवल्स में आ जाते हैं। दूसरा, शिक्षण की विशेषताएं, यानी कि शिक्षण की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं टीचिंग की, और मूल अपेक्षाएं। ठीक है, दूसरी, ये तो पहली सब यूनिट रही। दूसरी सब यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे शिक्षार्थी की विशेषताएं, मतलब पहली जो सब यूनिट है उसमें शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि शिक्षण का टॉपिक है। लेकिन जो दूसरा यूनिट है उसमें आपको स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, यानी कि अब आपको इस यूनिट में बताना होता है स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक, यानी शिक्षार्थी की विशेषताएं। अब शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो शिक्षार्थी आपके देखिए अलग अलग होंगे, टीनेजर्स भी होंगे, अडल्ट्स भी होंगे, ठीक है, चिल्ड्रंस भी होंगे। तो शिक्षार्थी पहली विशेषता तो ये रहेगी। दूसरी ये रहेगी उनका शैक्षिक, ठीक है, उनका एजुकेशनल, सोशल, सामाजिक, भावनात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है, देखने को मिलती हैं सभी में। तो इस तरह की विशेषताएं रहेंगी, सब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग बैकग्राउंड से सभी आ रहे होंगे। तो दूसरी जो सब यूनिट रहते हैं यहाँ पर आपसे स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षण प्रभावक तत्व आते हैं, यानी कि टीचिंग को अफेक्ट्स करने वाले एलिमेंट्स आते हैं कि टीचिंग किस तरह से अफेक्ट हो रही है, शिक्षण पर किस किस का प्रभाव पड़ रहा है। तो शिक्षण पर किस किस का प्रभाव पड़ेगा, शिक्षक का प्रभाव पड़ेगा ना, शिक्षक अच्छा है, शिक्षक किस तरह से आपको पढ़ा रहा है वो इफेक्ट डालेगा आपकी टीचिंग पे, तो शिक्षक हो गया। दूसरा, वो कौन कौन से टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीचिंग एड से रिलेटेड किस किस सहायक सामग्री का इस्तेमाल वह कर रहा है, ये भी आपके शिक्षण पर प्रभाव डालता है। फिर संस्थागत सुविधाएं, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उन फैसिलिटीज़ से भी शिक्षण प्रभावित होता है। ठीक है, अब जैसे आसपास का, फिर शैक्षिक वातावरण, एनवायरनमेंट, आसपास का जो वातावरण है वो तो शिक्षा पर प्रभाव डालता है। मान लीजिए आपका स्कूल कहीं किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बराबर में बहुत ज़्यादा नॉइस, कोई फैक्ट्री एरिया है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तो वहाँ पर एजुकेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लगा ही रहेगा। तो वातावरण जो है शिक्षा का, मतलब जहाँ पर शिक्षा दी जा रही है उसका वातावरण भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्या क्या प्रभाव, मतलब कौन कौन से प्रभाव जो है वो शिक्षा को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब शिक्षा पे किस किस का प्रभाव पड़ सकता है, ये यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। थर्ड सब यूनिट रहती है। फोर्थ सब यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे
जो उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति रहती है उन वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे उच्च अधिगम संस्था जैसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ठीक है, लर्निंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे क्या क्या पैटर्न रहता है शिक्षा का, टीचिंग की क्या क्या प्रोसेस वहाँ रहती हैं। जैसे अध्यापक केंद्रित होता है बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब तो बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड, ठीक है। दूसरा ऑफलाइन हो रहा है, अब तो ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इस तरह से अब जैसे आपके ऐप स्टार्ट हुए, स्वयंभू है, मूक्स है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। फिर आपका जो अगला सब यूनिट रहेगा टीचिंग में ही, तो शिक्षण सहायक प्रणाली होगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो शिक्षक सहायक प्रणाली है, तो ये किस पे है, ये तो आपकी देखो परंपरागत हो गई जो चलती आ रही है सदियों से। दूसरी आधुनिक यानी कि जो अभी नई नई आई, चले जैसे कि आईसीटी यानी कि जो आपका कंप्यूटर है उसका उपयोग अब आपकी शिक्षा में होने लगा है, तो इस यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। लास्ट जो आपकी सब यूनिट रहती है वो आपकी मूल्यांकन प्रणाली रहती है, यानी आपका इवोल्यूशन रहता है, ठीक है। इवोल्यूशन में अब यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं कि क्या क्या जो मूल्यांकन के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। अब मतलब टाइप्स वगैरह और उसके एलिमेंट्स हो गए। फिर उच्च शिक्षा में विकल्प आ जाता है, विकल्प आधारित जैसे क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन हो रहा है या फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं हो रही हैं, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टोटल रहा। यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, माइंड में बैठा लीजिए, बिल्कुल बहुत ही ईजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब हम अगला बढ़ेंगे दूसरी यूनिट पे। तो दूसरी यूनिट जो है वो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की है, जिसको हम हिंदी में शोध अभिवृत्ति कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये भी आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने अपना पीजी किया होगा तो डिसर्टेशन किया होगा, वहाँ रिसर्च की होगी, ठीक है। तो दूसरी यूनिट आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की रहती है। यहाँ पर अब आप से देखिए, सबसे पहली जो सब यूनिट रहती है रिसर्च एप्टीट्यूड में, वो रहती है कि रिसर्च है क्या बेसिकली। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक बार फिर से करेंगे अपने नए टारगेट में कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च का मीनिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। क्या टाइप्स हैं, उसके प्रकार क्या हैं, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्रत्यक्ष और उत्तर प्रत्यक्ष जो है वो शोध के यहाँ पर उपागम की बात आती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर आपकी शोध पद्धतियाँ आती है कि मतलब किस किस तरह से किस तरह से जो है वो आपके रिसर्च किए जाते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हो, हिस्टोरिकल यानी कि आप ऐतिहासिक रिसर्च होती है, आपकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव गुणात्मक और मात्रात्मक होती है। तो इस तरह से आपकी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा आपका जो आता है तीसरा सब यूनिट, वो आता है शोध के चरण यानी लेवल्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब किस किस तरह से आप रिसर्च कर मतलब किन तरह से आप रिसर्च करते हो। तो जब रिसर्च की बात है, सबसे पहले आप क्या अपना टॉपिक सेट करोगे, फिर क्या क्या करना है, ये आपके रिसर्च के स्टेप्स में आते हैं। और अगर आप स्टेप वाइज चलते हो तभी रिसर्च सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं एंड ऑल, या इनमें से कौन सा रिसर्च का स्टेप नहीं है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट है शोध प्रबंध और आलेख लेखन, ठीक है। अब शोध का प्रबंध कैसे कराया जाता है, आलेख लेखन और फॉर्मेट, संदर्भ की शैली। दूसरा अब एक बहुत बड़ा टॉपिक मतलब कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि रिसर्च में भी अब किसका इस्तेमाल हो रहा है, आपके आईसीटी का, ठीक है। तो उसके यूजेस से क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में आता है आपका शोध नैतिकता की, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एथिक्स क्या आपको यूज, रिसर्च एथिक्स की बात आ जाती है, ठीक है। फिर आपका ये तो हो गया रिसर्च से। तो रिसर्च में भी कुछ ऐसा ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा जो यूनिट रहता है आपका, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे बोध। और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस यूनिट से आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो वो तो आप पैसेज से सर्च करके ही करेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब कह सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये यूनिट तो बहुत ही ईजी है, आप बिना पढ़े बिना कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ यूनिट है दैट इज कम्युनिकेशन, यानी कि आपका संप्रेषण। और ये यहाँ पर भी ये भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है और बहुत छोटी सी यूनिट है।
तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो वही सबसे पहला जो रहेगा यहाँ पर, वही आपको कम्युनिकेशन बताना है क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ऐसे ही अब अच्छा संप्रेषण, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, वाचिक है या फिर गैर वाचिक है, आपके अंतर सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण मतलब ग्रुप आपका कम्युनिकेशन होता है, कल्चरल कम्युनिकेशन होता है, आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। अब यहाँ पर आ जाता है, आप कह सकते हो कि इफेक्ट्स कौन कौन डाल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ना रेजिस्ट कर रहा है। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन को रेजिस्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं। फिर आपका जन मीडिया आ गया, समाज। आप देखिए जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो मीडिया आएगा, बिल्कुल कम्युनिकेशन में मीडिया आ जाती है, यानी कि लोग आ जाते हैं और आपका सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो 5th यूनिट है ये आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे थोड़ा सा तर्क की बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको हमने क्या बोला, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए रीजनिंग में देखिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपकी नंबर सीरीज होती है ना, कि नंबर सीरीज आप कंप्लीट करेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, ठीक है, और ब्लड रिलेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं आपको। तो इस तरह से ये आपकी मैथमेटिकल मतलब अभिवृत्ति में आ जाएगी। फिर गणितीय अभिवृत्ति आ जाती है। अब यहाँ पर गणितीय अभिवृत्ति में आप वृद्धि में क्या करना है, आपको जनरल जो मैथ्स होती है आपकी, जैसे कि आपका टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपके रेशियोज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर आपके प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है, इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंश हो गया आपका, लाभ हानियाँ हो गई, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, ब्याज हो गया, छूट हो गया, औसत, एवरेज आदि। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में। तो इतना मैथ्स भी टफ नहीं है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 6 रहता है ये आपका युक्त तर्क रहता है, यानी कि यहाँ लॉजिकल रीजनिंग रहती है, और ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि युक्ति के ढांचे का बोध, ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए। युक्ति के रूप क्या क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है, निरूपाधिक है, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था, आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है, दोष, भाषा का प्रयोग, सब शब्दों का लक्ष्यार्थ, वत्सवर्थ हो गया आपका, विरोध का परंपरागत वर्ग। ये थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। फिर रीजनिंग के प्रकार क्या क्या, तो देखिए क्या क्या, निगमनात्मक होता है, आगमनात्मक होता है, ठीक है, मूल्यांकन और विशिष्टीकरण भी आना जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग में ही आपकी अनुरूपताएं होती हैं, सिमिट्रीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें ही लॉजिकल रीजनिंग में आपका वेन का जो डायग्राम रहता है, वेन डायग्राम पे हम लोग क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, वो आएगा यहाँ पे। भारतीय तर्कशास्त्र आता है, ज्ञान के क्या क्या साधन हैं, प्रमाण, अब यहाँ पर प्रमाण भी आता है, इसमें प्रत्यक्ष आएगा, आपका अनुमान लगाना हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। और अनुमान की, फिर अगर आपने अनुमान लगाया तो उसकी संरचना और अनुमान के क्या प्रकार होते हैं, और उसका व्याप्ति और हेत्वाभास। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आपका है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि अब आपको आंकड़ों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि डेटा के सोर्सेस क्या होते हैं, यानी कि आंकड़ों का स्रोत क्या होता है, कैसे आप आंकड़ों को प्राप्त करते हो, कैसे आप उनका वर्गीकरण करते हो, उनको क्लासीफाई करते हो, ठीक है। तो अब जब आप आंकड़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं तो आंकड़े आपको कैसे देखने को मिलेंगे, गुणात्मक भी होंगे और मात्रात्मक भी होंगे, ठीक है। फिर आप आंकड़ों का जो होगा चित्रवत वर्णन करेंगे, यानी कि आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में उनको समझाएंगे, ठीक है। तो वो उसमें क्या आएगा, आपके बार चार्ट आ जाएंगे, हिस्टोग्राम आ जाएगा, है ना। इसमें आपके बार चार्ट से क्वेश्चन होंगे, एक और टेबल दे दी जाएगी आपको, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्टोग्राम दे दिया जाएगा, पाई चार्ट दे दिए जाएंगे, तो रेखा चार्ट दे दिया जाएगा। तो इस टाइप के यहाँ से ये टेबल्स वगैरह दे दी जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या आप करेंगे, आंकड़ों का सुशासन बताएंगे, मतलब आंकड़ों और सुशासन होगा। तो ये आपकी 7th यूनिट थी। अब हम लास्ट में 8th यूनिट की बात करें तो ये आपका सूचना और संचारिक प्रौद्योगिकी, यानी कि वही आपका इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT है।
और यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आईसीटी है क्या, ठीक है। उसमें आप फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स, ये तो हम लोग ऑलरेडी हमारे पढ़े हैं वीडियोस, वो देख सकते हैं और हम फिर से आपको कराएंगे भी। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चंस हो सकता है। दूसरा, इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, ईमेल क्या होता है आपका, ठीक है। फिर आपकी जो श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं उसकी क्या मूलभूत, मतलब ऑडियो विजुअल आपका कॉन्फ्रेंस होता है, उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में डिजिटल क्या क्या पहल की गई थी, तो वो पता ही है सब कुछ से आप चलाए गए हैं आपके अभी ऐप्स वगैरह, पोर्टल चलाए गए थे, दीक्षा पोर्टल हो गया इस टाइप से, तो उनसे क्वेश्चंस होंगे। और आपका आईसीटी और उसका सुशासन रहेगा। यूनिट 9 जो है वो आपकी पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट यानी कि लोक विकास और पर्यावरण से है। यहाँ पर आपके पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी थोड़ा वाइड है लेकिन बहुत ईजी है। सबसे पहले आप बताओगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो सबको पता है डेवलपमेंट क्या होता है। पर्यावरण क्या है, तो आप जहाँ रह रहे हो आपके आसपास का जो भी वातावरण है वो आपका पर्यावरण है। इसका विकास कैसे, इसके विकास से और इसके संपोषीय विकास और इसके मिलेनियम विकास का लक्ष्य पूछा जाएगा। मानव और पर्यावरण का वो समव्यवहार यानी कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मुद्दे, अब पर्यावरण अगर है तो कुछ मुद्दे भी होंगे। अब मुद्दे स्थानीय भी हो सकते हैं, आपके क्षेत्रीय हो सकते हैं, वैश्विक हो सकते हैं। अब यहाँ पर मुद्दों में आपके प्रदूषण भी आ जाते हैं, ठीक है। पॉल्यूशंस भी होता है, तो आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, आपका नॉइस पॉल्यूशन हो गया, तो इस टाइप के पॉल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, अब आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे आपकी आर्थिक और मतलब स्थिति पे क्या फर्क पड़ा, बिल्कुल पड़ रहा है, ठीक है। अब मानव, अब जब देखिए पॉल्यूशन हो रहा है तो उन पॉल्यूशन का इफेक्ट जो है वो ह्यूमंस पे भी पड़ेगा, तो वो इफेक्ट्स कैसे पड़ रहा है। फिर जो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले पॉल्यूटेंट्स की बात आ गई, तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेचुरल आपकी एनर्जीज हो जाती हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेचुरल एनर्जी में आपका सोलर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी आ गया, सॉइल एनर्जी आ गया, वाटर एनर्जी आ गया, तो यहाँ से आप इस टाइप के रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर हो गया, बायोमास हो गया। फिर आपका आ जाता है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं। अब देखिए जब पर्यावरण है तो आपदाएं भी आएंगी, तो वहां से क्वेश्चन लेंगे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनोज हो गए, साइक्लोन्स हो गए एंड ऑल, ठीक है। और लास्ट में जो आपका यहाँ पे पूछा जाता है वो कुछ प्रोटोकॉल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी अधिनियम पूछ लिए जाएंगे कि पर्यावरण रक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था, उसकी महत्वपूर्ण बातें। जलवायु परिवर्तन हुआ था आपका, इसके अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था आपका, रियो सम्मेलन था, जैव विविधता सम्मेलन था, क्योटो प्रोटोकॉल था, पेरिस समझौता था, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि थी। तो ये आपका यूनिट 9 थी ये। और यूनिट 10 जो है आपकी दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर आपकी जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी पहले की, ठीक है। उच्च अधिगम संस्थाएं कैसी होती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का क्या उद्भव रहा, ठीक है। भारत में प्राच्य हो गया आपका, प्राचीन यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कैसे होते हैं। व्यावसायिक और तकनीकी कौशल पर आधारित प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और नीतियाँ, सुशासन, अब राजनीति प्रशासन, मतलब कैसे कैसे हायर एजुकेशन सिस्टम का मैनेजमेंट रहता है, इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका टोटल सिलेबस था और आई होप आप सिलेबस से अच्छे से कह सकते हैं फेमिलियर हो चुके होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है सिलेबस से रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अब हम कल से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। इसको भी हम अपने क्लास के अंतर्गत ही मानेंगे, ये आपकी टारगेट बैच की फर्स्ट क्लास रहेगी ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।